Hello, student. Good morning. Uh, Come to the chapter manufacturing industry. The topic is we have to classify the industry. First, let us see. Here is some classification is there on page number 65. यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो जितने भी इंडस्ट्रीज है मैन्युफैक्चरिंग उसको हम किस तरह क्लासिफाई करते हैं अलग अलग ग्रुप पे। सबसे पहले हम इंडस्ट्री को ग्रो करेंगे ऑन एग्री बेस यानी खेती के आधार पे और एक मिनरल के आधार पे। तो जो भी खेती से जुड़े हुए इंडस्ट्री जिस पे डिपेंड करती है, जो इसका डिपेंडेंसी खेती पे है, चाहे वो ब्रेड हो, बिस्किट हो, जैम हो, पिकल्स हो या वट एवर जो भी है, केक्स है, तो उसको जो भी खेती के आधार पे जो इंडस्ट्री डिपेंड करती है दैट इज कॉल्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो का मतलब ये होता है खेती, और दूसरा एक इंडस्ट्री है जो मिनरल्स पे बेस होती है, चाहे लोहे के हो, चाहे कॉपर के हो, चाहे वाट एवर। इसको हम मशीन जिसपे आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्युमिनियम, पेट्रोकेमिकल्स इसमें आता है। अब आता है अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल। मेन रोल उसका इकोनॉमी में क्या रोल है? एक होता है बेसिक इंडस्ट्री, एक होता है कंज्यूमर इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्री वो है जो दूसरे इंडस्ट्रियों को खड़ा करने के लिए मशीन्स प्रोवाइड कराता है या बेस खड़ा करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी फैक्ट्री में सामान तैयार करना हो तो उसमें मशीन चाहिए, और वो मशीन तैयार होती है एक बेसिक जिसको की इंडस्ट्री भी कहते हैं, यानी सारे इंडस्ट्रियों की वहीं से शुरुआत। अब खेती करना है तो हमें ट्रैक्टर की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए भी मशीनें कहाँ तैयार होती हैं? मशीनें दे आर कॉल द बेसिक इंडस्ट्री और की इंडस्ट्री। इसमें स्टील, कॉपर, वट जो भी, एल्युमिनियम, ये आती हैं स्मेल्टिंग। एक होता है इस पे कंज्यूमर इंडस्ट्री। कंज्यूमर इंडस्ट्री जहाँ पे हम चीज़ों को फाइनल तैयार कर देते हैं और वो डायरेक्ट कंज्यूमर के पास यूज होने के लिए चला जाता है। जैसे शुगर जो उसकी तैयार होती है शुगर इंडस्ट्री में, टूथपेस्ट, उसके बाद पेपर, सेविंग मशीन या वट जो भी है। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब देखते हैं कि पैसे के आधार पे कि किसमें कितनी पूंजी लगती है तो उसको किस इंडस्ट्री में रखेंगे, और जिसमें पूंजी अलग लगती है, अलग तरह ज़्यादा लगती है उसको। तो सबसे पहला स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट जिसमें है उसको माना जाता है allowed to the asset of a unit. This limit has changed over a period of time. As present, the maximum investment allowed in rupees that is 1 crore. ये समय के हिसाब से चीज़ें चेंज होती रहती है, और आज जिस इंडस्ट्री में 1 करोड़ तक, यानी 1 करोड़ और 1 करोड़ से कम इसमें पूंजी रखती है उसको स्मॉल में डालते हैं, और जो इससे ओवर हो जाएगा दैट इज कॉल्ड दैट इज बिग इंडस्ट्री। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी मालिक के आधार पे कि कौन उसका मालिक है। सबसे पहला होता है पब्लिक सेक्टर, जिसमें आप सरकार मेन होती है। इसमें पब्लिक में कहीं कहीं लोग, दूसरे लोग भी आके पैसा लगाते हैं एज इन मीन्स ऑफ शेयर्स के रूप में, जिसको पब्लिक सेक्टर कहते हैं। जिसका एग्जांपल आपको हम देख सकते हैं, बीएसएनएल है, दूसरी हवाई जहाज़ें जो सरकार की चलती हैं, और भी चीज़ें हैं, भेल है, सेल है जहाँ पे स्टील बनती है। अब आता है एक प्राइवेट सेक्टर जिसमें किसी सरकार का कोई पूंजी नहीं होती है, ना सरकार का कोई रोल होता है, वो सिर्फ प्राइवेट लोग तैयार करते हैं, यानी अपनी पूंजी लगाते हैं और अपनी एक इंडस्ट्री खड़ा करते हैं। जैसे टिस्को, टाटा की स्टील या टाटा की जो गाड़ियाँ बनती हैं, उसी तरह रिलायंस की बहुत सारी अब सीमेंट बन रही हैं या वट जो भी है, ये सब प्राइवेट में आती है। अनदर आती है जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज में इसमें दोनों का रोल होता है, पब्लिक और प्राइवेट। जैसे मान लीजिए इंडियन ऑयल है, तो इसमें सरकार भी अपना पैसा लगाती है और बाहर से भी लोग, आम आदमी भी शेयर के माध्यम से इसमें पैसा लगाते हैं। इसको जॉइंट सेक्टर भी कहते हैं। और एक चीज़ होता है अगला जो लास्ट है दैट इज कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव में क्या होता है, बहुत सारे लोग अपना अपना सामान लगा के, और उसको कोऑपरेटिव में थोड़ा ये फंडा दूसरा है, इसमें पूंजी का सिस्टम थोड़ा कम होता है। आपको एक एग्जांपल देते हैं, शुगर इंडस्ट्री में जितनी भी शुगर इंडस्ट्रियाँ चलती हैं हमारे भारत में, वो कोऑपरेटिव के थ्रू चलती हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर के हिसाब से उसमें होता क्या है कि जो एक इंडस्ट्री लग गई शुगर की, अब उसमें गन्ने बड़े पैमाने पर जरूरत पड़ती है, तो किसानों से गन्ना ले लिया जाता है उधार, ठीक है, और भी बाकी लोग इसी हिसाब से अपना जो भी हेल्प है वो करते हैं। और उस गन्ने के जब चीनी बनता है, तो चीनी बनने के बाद उसको हम बेचने के बाद
जो पैसा आता है उसको फिर हम वापस किसानों को बेचते हैं। ये एक तरह से शुगर इंडस्ट्री ज़्यादा इसमें एक सटीक एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव का। अब आता है बेस्ड ऑन, अब कौन है भारी इंडस्ट्री और कौन हल्की इंडस्ट्री। भारी इंडस्ट्री वो होती है जिसमें बड़े पैमाने पे ज़्यादा चीज़ों का यूज होता है, जैसे आयरन और स्टील, इसमें लोहा बहुत पैमाने पे जरूर, इसीलिए इसको हैवी इंडस्ट्री में डालते हैं। और एक लाइट इंडस्ट्री जिसमें छोटे छोटे सामान बनते हैं, जैसे मान लीजिए बिजली के बल्ब बन रहे हों, तार बन रहे हों, बिजली के स्विच बोर्ड बन रहे हों, ये आपके लाइट इंडस्ट्री में आते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में सबसे है दैट इज कॉटन, यानी जिसके कपड़े बनते हैं, जूट जिसकी बोरियां बनती हैं, सिल्क, वुलन क्लॉथ्स, शुगर, एडिबल ऑयल, ये छोटी छोटी इंडस्ट्री, यानी खाने की तेल, एडिबल ऑयल जिसको बोला जाता है, शुगर जिसको चीनी बोलते हैं, वुलन टेक्सटाइल जिसको ऊनी कपड़े, सिल्क, और ये सब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, यानी इनका जो बेस होता है वो खेती के आधार पे है। शुगर बनाने के लिए आपको गन्ना चाहिए तो खेती से मिलेगा, कॉटन कपड़ा बनाने के लिए कॉटन जो चाहिए वो खेती से आएगा, सिल्क भी खेती से ही आएगा, उसके बाद जूट भी खेती से आएगा, और वुलन क्लॉथ भी आपका खेती से यानी सिप से आएगा। तो सिप भी अल्टीमेटली जो है वो फील्ड पे या एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करती है। सबसे पहला है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिसमें कपड़े तैयार होते हैं। द टेक्सटाइल ऑक्युपाइज यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी, इसका अपने इकोनॉमी में सबसे बड़ा रोल है। और इस चीज़ को आप देख लीजिए, बिफोर ब्रिटिश टाइम तक भी हमारे बने हुए कपड़े पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ करते थे। और एक समझिए कि ये हमारा ट्रेडिशनल एक इंडस्ट्री है, बहुत पुराना चला आ रहा है। इट कम्बाइंस सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसी के वजह इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी इसका बहुत ज़्यादा है, कपड़े में एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट करता है या लोगों को रोजगार देता है। एंड फॉरेन एक्सचेंज, इसके बदले में हमको बाहर से विदेशी मुद्रा यानी विदेशी पैसा हमको मिलता है। इट इज़ द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज़ सेल्फ रिलायंट, ये एक हमारी कंट्री, हमारे इंडिया का एक ऐसा इंडस्ट्री है जो अपने आप में हम लोग आत्मनिर्भर हैं, यानी इसमें बहुत बड़े टेक्निकल मशीनों की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम बाहर से इसके लिए मंगाएं। एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन, और अपने आप ही हम सारा काम यानी कॉटन लेने से पहले और पूरा कपड़ा तैयार करके पैकिंग तक सारा काम हम खुद ही कर लेते हैं। फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है कॉटन, सबसे टेक्सटाइल में सबसे पहला है कॉटन। इन एंशिएंट इंडिया कॉटन प्रोड्यूस इन हैंड स्पिनिंग एंड लैंड वीविंग इंडस्ट्री। और इससे पहले जो स्टार्टिंग हमारा था, जनरली हाथ से कपड़े तैयार होते थे, इसके लिए हैंडलूम थे। आफ्टर 18th सेंचुरी जब मशीनें थोड़ी बहुत आई, जिसमें पावर शुरू हो गए, मशीनें लगने लगी जो पावर से चलती थी। आवर ट्रेडिशनल इंडस्ट्री सफर्ड सेटबैक ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। और कॉलोनियल पीरियड जब अंग्रेज आए, उन्होंने अपने इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए हमारी इंडस्ट्री को उन्होंने तबाह करना शुरू किया, और मैनचेस्टर को आगे बढ़ाने के लिए कुड नॉट कम्पीट विद द मिल मेड क्लॉथ। और जब मिल में कपड़े तैयार यानी मशीनों में, बड़े बड़े मशीनों में इंग्लैंड में जब कपड़े तैयार होने लगे तो कपड़ा सस्ता होने लगा, जिसकी वजह से हमारे हाथ के बने हुए कपड़े जो है उसकी डिमांड कम हो गई। इन द अर्ली ईयर्स द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज कंसर्न इन द कॉटन ग्रोइंग बेल्ट। सबसे शुरू में ये जो इंडस्ट्री थी वो ज़्यादातर महाराष्ट्र और गुजरात में लोकेट थी, क्योंकि यहाँ पे कॉटन की खेती ज़्यादा होती है। एबिलिटी और रॉ कॉटन, तो रॉ कॉटन था। दूसरा, यहाँ पे दोनों तरफ आपको समुद्र है, जिसकी वजह से जो हमारे बने हुए कपड़े जो हैं वो दूसरे देशों के मार्केटों में पहुँचते थे। उसके बाद यहाँ पे लेबर बहुत मिल जाते थे। और एक और इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज क्लाइमेट इज़ वेरी मॉइस्चरस। और कपड़ा जब जहाँ पे धागा बनता है, अगर वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो धागे कम टूटते हैं। It's a contributing towards its localization. This industry has close links with agriculture and provides a living to. इसका एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा लिंक है, और जिसकी वजह से ये इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा ये एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देता है। इसमें क्या है, लिविंग टू फार्मर्स, कॉटन बॉल प्लकर्स, यानी जो कॉटन के बॉल्स होते हैं, सफ़ेद सफ़ेद बॉल की तरह निकलते हैं, उनको हाथ से तोड़ना पड़ता है। वर्कर्स इंगेज इन गिनिंग, इसको अलग करना, स्पिनिंग, वीविंग एंड डाइंग, रंगना, डिजाइनिंग करना, पैकेजिंग करना, और उसके बाद टेलरिंग एंड स्विंग, ये सारा काम बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। द इंडस्ट्री फॉर क्रिएटिंग डिमांड सपोर्ट मैनी अदर इंडस्ट्री सच एज, इसकी वजह से दूसरी इंडस्ट्रियों को भी डिमांड बढ़ जाती है, जैसे कि केमिकल्स, अगर हमको रंगने के लिए चाहिए तो केमिकल्स की डिमांड बढ़ जाती है, पैकेजिंग मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, और दूसरे इंजीनियरिंग वर्क यानी
सिलाई मशीनों की ज़रूरत इसमें पड़ती है और समय समय पे इसमें कई सारे नए इन्वेंशंस होते रहते हैं। While spinning continues to be centralized in Maharashtra, Gujarat, and Tamil Nadu, weaving is highly decentralized to provide scope for incorporating traditional skills and designs of weaving in cotton, silk, जरी एम्ब्रॉयडरी। इसके अलावा इन कपड़ों में हम लोग अब जरी का भी काम करते हैं, इसमें सिल्क भी आ जाता है। इंडिया हैज़ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन इन स्पिनिंग। हमारे यहाँ धागे बहुत ज़्यादा बनते हैं और ये धागा दूसरे देशों को बहुत ज़्यादा सप्लाई होता है, बट हम कपड़े बहुत अच्छा इसका तैयार नहीं कर पाते हैं, फिनिशिंग उतना नहीं दे पाते हैं। रीज़न ये है कि उतने फिनिश्ड करने के लिए हमारे पास मशीनें जो हैं वो हाई टेक्नोलॉजी की अवेलेबल नहीं है। Cannot use much of high quality yarn produced in the country. Weaving is done by handloom, power loom and mills. और ज़्यादातर जो कपड़े तैयार होते हैं वो हाथ से या फिर पावर लूम्स में छोटे छोटे लगा के या फिर मिल्स में। The handspun khadi provides large scale employment as weavers in the home says cottage industry। और जो खादी का कपड़ा जो तैयार होता है ये गांव या छोटे स्तरों पे बहुत ज़्यादा लोगों को एक रोज़गार देता है, जिसको हम घरेलू इंडस्ट्री भी कह सकते हैं। इंडिया एक्सपोर्ट्स यार्न, हम जो बने हुए धागे कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं? जापान को। अदर इम्पोर्टर्स कौन कौन है हमारे पास? यूएसए है, यूके है, रसिया है, फ्रांस है, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज है, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीका कंट्रीज। रीजन इसके पीछे ये है कि हमारे कॉन्टिनेंट में जो ये कॉटन बॉल्स तैयार होते हैं यानी रुई कॉटन तैयार होता है, उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है और काफ़ी मुलायम होती है। We have a large share in the world trade of cotton yarn. Our spinning mills are competitive in the global level, making of using all the fibers we produce. हम लोग इसके लिए अभी compete कर रहे हैं, बट उतना नहीं कर पा रहे हैं जितना हमारे पास हमारी क्षमता है, उस हिसाब से हम compete नहीं कर पा रहे। The weaving, kneading and processing units cannot be much of the high quality yarn that is produced in the country. There are some large and modern factories in this segments. कुछ ऐसे गिने चुने फैक्ट्रीज हैं जो कपड़े तैयार करते हैं। नॉट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन द फ्रैगमेंटेड स्मॉल यूनिट, किंतु अधिकतर जो हमारे कपड़े जो तैयार होते हैं वो छोटे छोटे यूनिट्स में तैयार होते हैं अलग अलग जगहों पे। इच कैटर टू द लोकल मार्केट, और जो सिर्फ लोकल मार्केट को ही कवर कर पाते हैं। दिस मिसमैच इज अ मेजर ड्रॉबैक फॉर द इंडस्ट्री। ये एक हमारे इकोनॉमी के लिए भी हमारे इंडस्ट्री के लिए भी एक बहुत बड़ी चिंता है और ड्रॉबैक है। एज अ रिजल्ट मैनी ऑफ स्पिनर्स एक्सपोर्ट कॉटन यार्न, इसीलिए हमारे जो ज़्यादातर जो धागा बनाने वाले जो इंडस्ट्री है वो अधिकतर अपने धागे को दूसरे कंट्रियों में एक्सपोर्ट कर देते हैं। Although we have made a significant increase in the production of good, ठीक है, समय के हिसाब से हमने थोड़ा सा इसमें अपने प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ाना शुरू किया गुड क्वालिटी का। The need to import steel fat, power supplies, erratic and machinery needs, किंतु अभी भी बहुत सारी चुनौतियाँ इस फील्ड में अभी भी पड़ी हुई हैं कि पावर सप्लाई का भी झंझट है, मशीनें उस लायक नहीं हैं, एंड प्रोसेसिंग सेक्टर इज पार्टिकुलर। अदर प्रॉब्लम्स आर लो आउटपुट ऑफ लेबर, और हमारे जो लेबर्स का जो आउटपुट है वो काफ़ी कम है। स्टिल स्टिफ कंपटीशन विद सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री, और एक और चैलेंज हो गया है कि जो पॉलिस्टर के कपड़े आ गए हैं वो भी हमारी कॉटन इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा चैलेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम चलेंगे जूट इंडस्ट्री के लिए कि ये इसमें क्या होता है और ये किस तरह हमारे कंट्री का एक इकोनॉमी में इसका क्या रोल है।